जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली है कि उनकी एक आवाज से पूरा देश एक्शन मोड में आ जाता है। पिछले 10 सालों में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विश्व स्तर पर भारत को इतनी ऊंचाइयों पर ले गए हैं कि आज हमारे देश को दुनिया की 5 महाशक्तियों में से एक गिना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतने महान व्यक्ति के चरित्र का गठन कैसी परिस्थितियों में हुआ होगा? नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मुलाकात कैसे हुई थी? आपातकाल के खिलाफ आंदोलन के दौरान कैसे उन्होंने भेष बदलकर 2 सालों तक अहमदाबाद पुलिस की नाक में दम कर रखा था? और गुजरात के उस नवनिर्माण आंदोलन में 23 वर्षीय नरेंद्र मोदी की क्या भूमिका थी, जिसने केंद्र में मौजूद इंदिरा गांधी सरकार को हिलाकर रख दिया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनसुनी अनकही कहानियों के इस दूसरे अध्याय में हम उनके प्रारंभिक जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाएं देखेंगे जो आपके मन में उनके प्रति सम्मान और भी बढ़ा देंगी। लेकिन उससे पहले नए दर्शक प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, 70 के दशक की शुरुआत में युवा नरेंद्र अहमदाबाद में आरएसएस मुख्यालय डॉक्टर हेडगेवार भवन में कार्यरत था। 20 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी ने राजनीति को गहराई से समझना शुरू कर दिया था। इसी बीच आया साल 1973। गुजरात की कांग्रेस सरकार ने मेस बिल यानी कि हॉस्टल में खाने की कीमतों में 20% की बढ़ोतरी कर दी, जिसके खिलाफ 20 दिसंबर 1973 के दिन अहमदाबाद के एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया। 23 वर्षीय नरेंद्र ने भी इस हड़ताल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखते ही देखते ये चिंगारी गुजरात में गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार, कालाबाजारी और आर्थिक संकट के विरुद्ध ऐतिहासिक नवनिर्माण आंदोलन के रूप में भड़क गई। गुजरात के पढ़े लिखे युवाओं ने सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में जान फूंक दी। हर तरफ यही नारा गूंज रहा था, अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम बागी हैं। जयप्रकाश नारायण जिंदाबाद, संपूर्ण क्रांति जिंदाबाद। राज्य के कई हिस्सों में पुलिस ने आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया और अनगिनत अरेस्ट भी किए गए। लेकिन 25 जनवरी 1974 के दिन गुजरात के स्टेट वाइड स्ट्राइक हो गई। नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के कुछ इलाकों में चिमन भाई पटेल की सरकार के खिलाफ मोर्चे का नेतृत्व किया। उस दिन राज्य के 33 कस्बों में पुलिस और जनता के बीच टकराव हुआ और 44 कस्बों में कर्फ्यू लगा दिया गया। इस ऐतिहासिक आंदोलन में करीब 100 लोगों ने अपनी जान गंवाई, 3000 लोग जख्मी हुए और 8000 लोग गिरफ्तार किए गए। लेकिन ये बलिदान जाया नहीं गया। नवनिर्माण आंदोलन ने गुजरात को चिमनलाल पटेल की कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंका और ये गूंज केंद्र में इंदिरा गांधी सरकार तक भी पहुंची। करीब 1 साल तक गुजरात में प्रेसिडेंट रूल बना रहा, जिसके बाद फ्रेश इलेक्शन करवाए गए और 18 जून 1975 के दिन बाबू भाई पटेल की कांग्रेस सरकार बनी। लेकिन राज्य में कुछ बदलाव आए। उससे पहले यानी गुजरात इलेक्शन के सिर्फ 7 दिन बाद 25 जून 1975 के दिन इंदिरा गांधी सरकार ने देश भर में आपातकाल की घोषणा कर दी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है और कुछ मामलों में वैध रूप से निर्वाचित विधानसभाओं को विघटित करने के उद्देश्य से सदस्यों को इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया गया। आंदोलनों से वातावरण भर गया, जिनसे हिंसात्मक वारदातें हुई। इमरजेंसी के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई और अखबारों को सरकार के खिलाफ एक भी शब्द छापने का अधिकार नहीं था। सरकार के इस तानाशाही से भरे कदम के खिलाफ गुजरात में ज्यादा आक्रोश देखा गया। विपक्ष के बड़े नेताओं समेत सरकार ने करीब 1 लाख पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को गिरफ्तार करवा दिया, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी का भी नाम शामिल था। उस दौरान 25 वर्षीय नरेंद्र ने लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्हें जानने वाले बताते हैं कि नरेंद्र मोदी उन अंडरग्राउंड आंदोलनकारियों में से एक थे जो इमरजेंसी के खिलाफ संघ की गुप्त बैठकें आयोजित करते थे। सरकार की सच्चाई को उजागर करने वाली पत्र पत्रिकाएं देश विदेश के लोगों तक पहुंचाते थे और आपातकाल का जमकर विरोध करते थे।
अहमदाबाद की पुलिस नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ी थी, लेकिन वो उनके कभी हाथ नहीं लगे, क्योंकि युवा नरेंद्र कभी साधु तो कभी सरदार का वेश धारण करके बाहर निकलते और हमेशा पुलिस की नजरों से बचकर अपना काम करते रहते। 21 मार्च 1977 केंद्र में मोरारजी देसाई की सरकार बनी और इमरजेंसी के इस काले दौर से आजाद होकर देशवासियों ने फिर खुली हवा में सांस ली। यह आपातकाल के दौरान आरएसएस के अहमदाबाद मुख्यालय का पूरा कामकाज संभालने के लिए नरेंद्र मोदी की खूब प्रशंसा की गई। अब वो विपक्ष के कई दिग्गज नेताओं की नजरों में आ गए थे, लेकिन अब भी काफी लंबा सफर बाकी था। आप में से काफी कम लोग ये जानते होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखना काफी पसंद है और आपातकाल के दौरान उन्होंने संघर्ष मां गुजरात नाम से अपनी पहली कविता लिखी थी, जिसमें उन्होंने आपातकाल के दौरान गुजरात के लोगों को पहुंचने वाले कष्ट और परेशानियों का जिक्र किया था। इस किताब का लोकार्पण खुद गुजरात के मुख्यमंत्री बाबूभाई जसभाई पटेल ने किया। ये पुस्तक इतनी लोकप्रिय हुई कि इसका हिंदी अनुवाद आपातकाल में गुजरात में लॉन्च हुआ, जिसके देश भर में हजारों लोग पाठक बने। आपातकाल के खिलाफ आंदोलन में नरेंद्र मोदी की भूमिका को वकील साहब ने खूब सराहा। वकील साहब 27 साल के युवा नरेंद्र मोदी को अपना बेटा मानते थे और उन्होंने उसे आगे की पढ़ाई करने की सलाह दी, जिसे मानते हुए साल 1978 में नरेंद्र मोदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए किया। अगले कुछ सालों तक नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के कार्यकर्ता के रूप में गरीबों और पीड़ितों की काफी मदद की, जैसे कि अगस्त 1979 में मोरबी गुजरात के लोगों ने जीते जी नर्क का अनुभव किया था। दरअसल 11 अगस्त के दिन मोरबी की मुच्छू नदी पर बना बांध तेज बारिश की वजह से टूट गया। फिर घंटों तेज बाढ़ आई और लाखों लोगों के घर उजड़ गए और 25,000 लोगों की जान चली गई और हजारों लोग मलबे के नीचे फंसे हुए थे। वकील साहब के कहने पर नरेंद्र मोदी ने मोरबी में आरएसएस के कार्यकर्ताओं के एक समूह की अगवानी की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मोरबी के रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 6 अप्रैल 1980 जनसंघ के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का गठन किया और अटल बिहारी वाजपेयी बने पार्टी के पहले प्रेसिडेंट। मैं भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। इस नई पॉलिटिकल पार्टी का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ, जिसकी जड़ से तो नरेंद्र मोदी और आरएसएस का काफी गहरा नाता था। लेकिन शुरुआत में नरेंद्र मोदी ने पार्टी की सदस्यता नहीं ली थी, बल्कि वो अगले 5 सालों तक अहमदाबाद में आरएसएस के प्रचारक के रूप में काम करते रहे। इसी बीच साल 1982 में 18 वर्षीय नौजवान अमित शाह ने भी आरएसएस की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज्वाइन किया। तभी संघ की ऑफिस में ही इन दोनों की औपचारिक मुलाकात हुई, जिसके बाद आरएसएस की शाखाओं से जुड़े कई कार्यक्रमों में इन दोनों की मुलाकात होने लगी। और यहाँ मजेदार बात ये थी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों की विचारधारा में काफी समानता थी और मोदी जी अमित शाह की सोच से काफी प्रभावित थे। इसी तरह जान पहचान धीरे धीरे गाढ़ी दोस्ती में बदलने लगी और 1986 आते आते ये दोनों जय वीरू की तरह सच्चे दोस्त बन गए। उसी साल 6 दिसंबर 1986 को आरएसएस के तत्कालीन सर संघ संचालक बाला साहब देवरस के निर्देश पर नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी में भेजा गया। पिछले 16 सालों से गुजरात में संघ के कार्य को विस्तार देने में खुद को समर्पित कर चुके नरेंद्र मोदी अब एक नई राह पर निकल चुके थे। इस बात से अनजान की यही राह उन्हें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नायक बनाने वाली है। हालांकि उस मकाम तक पहुंचने के लिए युवक नरेंद्र को अभी भी 30 सालों का लंबा संघर्षपूर्ण रास्ता तय करना था। खैर, भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को संगठन महामंत्री के पद पर तैनात किया। उस वक्त नरेंद्र मोदी को एक राइट हैंड की जरूरत थी, जो गुजरात में भाजपा पार्टी को ताकतवर बनाने की रणनीति बनाने में उनकी सहायता करे। उन्होंने इसके लिए अमित शाह को चुना। अगले वर्ष 1987 में अहमदाबाद में म्युनिसिपल इलेक्शन होना था, जिसकी रणनीति और प्रचार की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को सौंप दी गई। यानी अब ये चुनाव राजनीति में उनके इम्तिहान की घड़ी था। तब मोदी जी ने गुजराती में बस हव्वे तो भाजपा, यानी बस अब भाजपा के स्लोगन के साथ प्रचार करना शुरू किया। वो इस इलेक्शन को लेकर इतने समर्पित हो गए थे कि मोदी और शाह की जोड़ी रोज स्कूटर पर सवार होकर रोजाना अहमदाबाद के हर गली नुक्कड़ के चक्कर काटती थी और दोनों देखते थे कि भाजपा उम्मीदवारों के पोस्टर वगैरह सही से लगे हुए हैं ना। इस नगर निगम चुनाव में भाजपा को बड़ी जीत मिली और नरेंद्र मोदी को गुजरात में भाजपा का संगठन मंत्री बना दिया गया।
मित्रों, गुजरात को भाजपा का गढ़ माना जाता है और शुरुआती दौर में इस पार्टी को गुजरात की सत्ता में लाने से लेकर देश भर में लोकप्रियता दिलवाने तक नरेंद्र मोदी ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुजरात में बीजेपी की जड़ें मजबूत करने के लिए नरेंद्र मोदी ने यात्रा की रणनीति का सहारा लिया था। उन्होंने किसानों के मुद्दे को लेकर वर्ष 1987 में न्याय यात्रा निकाली, फिर आदिवासी लोगों को उनका हक दिलाने के लिए वर्ष 1988 में लोक शक्ति यात्रा की अगवानी की और तो और सन 1990 में आयोजित हुई राम रथ यात्रा में भी नरेंद्र मोदी ने अहम भूमिका निभाई थी, जहां अयोध्या की पवित्र भूमि पर राम मंदिर के निर्माण की मांग के उद्देश्य से आडवाणी जी ने 12 सितंबर 1990 को ऐलान किया था कि मैं रथ यात्रा के जरिए 30 अक्टूबर के दिन अयोध्या पहुंचूंगा और 25 सितंबर 1990 से सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा शुरू होगी। उस दौरान नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी के राइट हैंड बने। पूरे रथ यात्रा आंदोलन के कमान उन्होंने ही संभाली और 63 वर्षीय आडवाणी जी को कोई परेशानी ना हो इसका ध्यान रखते हुए वो खुद भी उनके साथ सोमनाथ से अयोध्या के सफर पर निकले थे। करीब 1 महीने बाद राम रथ यात्रा बिहार पहुंची, जहां 23 अक्टूबर की रात लाल कृष्ण आडवाणी समस्तीपुर के सर्किट हाउस में रुके थे। तभी बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार ने तय किया कि वो आडवाणी जी को अयोध्या नहीं पहुंचने देंगे और रात के करीब 1:30 बजे आडवाणी जी को गिरफ्तार करने के लिए बिहार पुलिस सर्किट हाउस पहुंची और 30 वर्ष पुरानी इस दुर्लभ फुटेज में आप देख सकते हैं कि मोदी जी लाल कृष्ण आडवाणी के बिल्कुल बगल में उनकी ढाल बनकर खड़े हैं, जिसके अगले साल नरेंद्र मोदी वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी द्वारा निकाली गई एकता यात्रा का भी हिस्सा बने। लेकिन इतने वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी पर भरोसा सिर्फ 1987 के अहमदाबाद नगर निगम चुनाव में हुई जीत की वजह से नहीं दिखा रहे थे, बल्कि साल 1989 में बोफोर्स घोटाले में साये में लोकसभा चुनाव हुए। गुजरात में जनता दल के साथ मिलकर भाजपा ने चुनाव लड़ा और नरेंद्र मोदी को अपनी कुशलता दिखाने का एक और मौका मिला। उन्होंने खूब जोर शोर से पार्टी का प्रचार किया और गठबंधन के तहत गुजरात में जिन 12 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ रही थी, सभी सीटों पर पार्टी की जीत हुई और नरेंद्र मोदी का सिक्का और जम गया। अगले साल 1990 में गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें जनता दल ने 70 सीटें जीती और भाजपा ने 67 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस, जिसने पिछले चुनाव में 149 सीटों पर जीत हासिल की थी, उन्हें इस बार सिर्फ 33 सीटें मिली। भाजपा ने जनता दल के साथ मिलकर सरकार बनाई। हालांकि उस टर्म में कांग्रेस को गुजरात की गद्दी पर 1 साल और 25 दिनों तक अपने चीफ मिनिस्टर को बिठाने का मौका मिला था, लेकिन उस चुनाव के बाद गुजरात में कांग्रेस का पत्ता साफ हो गया और तब से लेकर आज तक गुजरात में कभी भी कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। लेकिन नरेंद्र मोदी कैसे बने गुजरात के चीफ मिनिस्टर? कैसे 2002 में हुए गुजरात दंगे सालों तक उनके पॉलिटिकल करियर पर काले धब्बे की तरह चिपके रहे? वो कौन सा किस्सा था जिन्होंने उन्हें देश की सेवा करने के लिए दृढ़ निश्चयी बना दिया? जानेंगे नरेंद्र मोदी की अनकही अनसुनी कहानी के 3रे अध्याय में, जिसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर हाँ तो प्लीज लाइक शेयर करके 11,000 लाइक्स के लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद कीजिए। और अगर आपको भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में उनकी तारीफ में 2 बोल जरूर लिखिए। और इस सीरीज का पार्ट 1 आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।